हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हम लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले हमने 120 टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे की जो टर्म्स है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है कि जो ह्यूमन इमोशन होते हैं या ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किसी नॉन ह्यूमन में ट्रांसफ़र की जाती हैं। नॉन ह्यूमन जैसे कोई एनिमल हो सकता है, वेदर हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी सन हो सकता है, वेव्स हो सकती हैं, फ्लावर हो सकते हैं। इसमें इसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑफन यूज्ड टू मेक द एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट द इनर एक्सपीरियंस ऑफ ए नरेटर और अदर कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी नरेटर है या जो राइटर है उसके इनर एक्सपीरियंस को शो किया जाता है। जैसे कोई भी एक ग्रेव है, ग्रेव के ऊपर कोई फ्लावर डाल रहा है, एक तरह से कबर पे फूल चढ़ा रहा है, तो उसमें लिखा जाता है कि द फ्लावर्स ऑन द ग्रेव ड्रॉप्ड इन सैडनेस। फ्लावर में तो कोई सैडनेस नहीं होती, ये सैडनेस है, ये उस राइटर की है या उस नरेटर की है। तो इस तरह से राइटर या नरेटर की फीलिंग को फ्लावर में डाल दिया गया है। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इमोशन हैं, वो इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसी को पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। एंग्री वेव हो गई, द सन एज स्माइलिंग हो गया, बर्ड सॉन्ग मोर्नफुल हो गया, ये सब पैथेटिक फैलेसी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इन ह्यूमन क्वालिटीज़ से उसमें ह्यूमन क्वालिटी को दिखाया जाता है। द बस इज़ ड्राइविंग टू फास्ट। तो बस तो ड्राइव नहीं फास्ट कर रही है, ड्राइव तो उसको ड्राइवर कर रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स है, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, इसमें जो हीरो या हीरोइन होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, एक तरह से डिसऑनेस्ट होते हैं। वो मान लो कि उनमें कमियां होती है, डिसऑनेस्ट होते हैं। क्रिमिनल तो नहीं होते हैं, वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं फॉलो करते, वो डिसऑनेस्ट होते हैं, अनप्रिंसिपल्ड हो सकते हैं, उनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। तो ये भी द एपिकारस्क नॉवल इज ए जॉनर ऑफ फिक्शन वेयर द रीडर विल फॉलो द एडवेंचरस ऑफ ए रोगिश हीरो और हीरोइन। रोगिश क्या होता है, यही होता है कि डिसऑनेस्ट होगा, वो अनप्रिंसिपल्ड होगा, क्रिमिनल नहीं होता है, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। द कैरेक्टर्स यूजली हैव ए सर्टन चार्म अबाउट देम। डिसऑनेस्ट तो होते हैं वो, लेकिन उनमें एक अपना चार्म होता है जिससे रीडर्स को उनसे सिंपथी होती है। टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग 1749 में आया था, ये पिकारेस्क का एग्जाम्पल है। एंड मोल फ्लेंडर डैनियल डेफो का है 1722 में। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स आइडिया, वर्ड्स और थॉट एज योर ओन विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द पर्सन। जब भी हम रिसर्च का कोई पेपर लिखते हैं, मेन तो उसमें होता है, जब हम उसमें अपनी रिसर्च को लिखते हैं तो हम जो डेटा है वो किसी और का चोरी करते हैं, बट उस पर्सन का नाम नहीं देते, उसमें उसका कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। विदाउट इन्फॉर्मेशन, जिसका भी डेटा हम चोरी कर रहे हैं या जिसका डेटा हम यूज़ कर रहे हैं एक तरह से, तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये एक चुराया हुआ डेटा हो गया, और इसी को प्लेजरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट। प्लॉट में क्या होता है, जो भी प्लॉट इज ए लिटरेरी टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट मेक अप ए स्टोरी और द मेन पार्ट ऑफ ए स्टोरी। इसमें क्या होता है, इवेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसी पैटर्न में जब वो फॉलो होता है तो एक स्टोरी बनती है, उसी को प्लॉट कहते हैं। प्लॉट में इवेंट होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। परफेक्ट प्लॉट किसको बोलते हैं, जिसमें एक बिगनिंग होती है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर यहाँ पे क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है, और फिर एंड होता है। एक तरह से इसको परफेक्ट बोलते हैं। बिगनिंग, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स आ जाता है बीच में, और फिर फॉलिंग एक्शन आता है, और फिर उसके बाद आता है उसका एंड हो जाता है एक तरह से। इसी को परफेक्ट प्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस में क्या होता है, इस टर्म को थॉमस राइमर ने कॉइन किया था 17th सेंचुरी में, व्हेन इट वाज बिलीव्ड दैट अ वर्क ऑफ लिटरेचर शुड अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर इन करेक्ट मोरल बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई भी मर्डरर है, अगर वो मर्डर करता है तो लास्ट में उसके साथ भी बुरा होना चाहिए, या तो उसको उसका खुद का मर्डर हो जाए या फिर उसको पनिशमेंट मिले। इसमें ये दिखाया गया कि विर्चू है, कोई अच्छी क्वालिटी है, उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर हीरो है या हीरोइन है, जो भी है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के साथ है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर उसमें बुरी क्वालिटीज़ हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसी को पोएटिक जस्टिस कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा।
नेक्स्ट है पोलेमिक. पोलेमिक इज अ स्ट्रॉन्ग अटैक और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट समथिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम द टॉपिक इज ऑन ए कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा तो ये हमारे इंडिया में तो रिलीजन होता है जो भी पोलेमिक टॉपिक होता है. लाइक इम्पोर्टेंट इशू कंसर्निंग सिविल और ह्यूमन राइट्स, फिलोसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन और सो ऑन. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी पर्सन का बिलीफ ये है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट देगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, कुछ रीजंस देगा, तो ये एक पॉलेमिक सब्जेक्ट बन जाता है. और लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिच एंजल का. इट वॉज रिटन बाय 19th सेंचुरी फिलोसफर. इस वर्क का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पॉलिटिकल पोलेमिक इन लिटरेचर. नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म. जैसे इसके नाम से ही जाना जाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म क्या था कि जब ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, इंडिया में थी, साउथ अफ्रीका में थी, बहुत जगह थी, पूरे वर्ल्ड में थी उस टाइम, तो उसको तो कॉलोनियल टाइम पीरियड बोलते हैं. और जब इंडिपेंडेंस हम इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसकी कॉलोनी नहीं रही थी. उसके बाद का जो टाइम है, इंडिपेंडेंस के बाद का जो भी टाइम है, उसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं. तो लिटरेचर में इसको आजकल तो इस टर्म को वैसे ख़त्म ही कर दिया गया है. लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसका क्या मतलब है. एक तरह से आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप किसी टाइम में ब्रिटेन की कॉलोनी थे. पोस्ट कॉलोनियल का मतलब, लिटरेचर का मतलब ये है कि आप ब्रिटेन ने आप पे रूल किया था, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस टर्म को आजकल तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही किया जा रहा है. इसमें जो लिटरेचर था उसमें इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, या जिस टाइम पे कॉलोनियलिज्म था उसमें लोगों के साथ कैसा कैसा बिहेव होता था, टॉर्चर होता था, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, कैसे कंट्रोल किया जाता था, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़. लॉस ऑफ प्रॉपर इंडिया के बारे में तो बोलते हैं ना कि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले इंडिया सोने की चिड़िया थी और अंग्रेजों ने लूट लिया, तो एक तरह से कैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हुआ, ह्यूमन राइट्स क्या थे, इन सब के बारे में लिटरेचर में बताया गया है. उसी को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं. एडवर्ड सैड इनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है. ओरिएंटलिज्म की जो थ्योरी है उस पर इनका एक बहुत अच्छा वर्क है जो 1978 में आया था. थ्योरी थी इनकी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डेवलप्ड. सैड देन कुड बी कंसिडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. इनको फादर भी बोला जाता है. नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म. ये पोस्ट इनके नाम से ही पता चलता है कि कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनियल रूल के बाद था, और पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद था. इमर्ज्ड एज ए रेस्पॉन्स टू मॉडर्निस्ट बिलीफ. इट कंटेन्स द आइडिया दैट देर इज़ नो ट्रूथ ओनली इंटरप्रटेशन. जो पोस्ट मॉडर्न वर्क था लिटरेचर का, उसको लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे, उसका एक परमानेंट मीनिंग नहीं था. इंडिविजुअली जिस तरह से वो उससे अपने आप को रिलेट करता था उसी तरह से इंटरप्रेट करता था कि इसका मीनिंग क्या है. पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इंडिकेट्स अ डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर जॉनर. पोस्ट मॉडर्निस्ट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्रेस द डीप सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड दे फेल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एक तरह से फर्स्ट और सेकेंड दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों में डिसअपॉइंटमेंट था, एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी. तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो लिटरेचर था उसमें क्या था कि ह्यूमन साइकी को ज़्यादा दिखाया गया था, क्रिएटिव लिटरेचर हो गया था, एक्सप्रेशन ज़्यादा थे, किचन सिंक ड्रामा हो गए जैसे, और एंग्री यंग मैन. तो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे. एंग्री यंग मैन में यही दिखाया गया है कैसे किचन सिंक ड्रामा में भी बस वहीं घर में ही झगड़े होते होते वो पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाता था. लोगों की साइकी को प्रेजेंट किया गया है. तो इसके मेन जो राइटर थे वो थे थॉमस पिंचन, मार्गरेट ड्रेबल, जॉन फोलेस एंड गैब्रियल ग्रेशिया मर्क्यूस. इसके बाद है प्रोलोग. प्रोलोग इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है कोई भी लिटरेरी वर्क का. इट ऑफन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन ऑफ द कैरेक्टर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटिंग, टाइम पीरियड और एक्शन. इन ड्रामा द प्रोलॉग इज स्पोकन बाय ए कोरस. जैसे डॉक्टर फोस्टस था, डॉक्टर फोस्टस का जो भी प्रोलॉग है वो कोरस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, या फिर एक प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है, एक जो मेन कैरेक्टर होता है वो प्रेजेंट करता है. सबसे पहले कि स्टोरी कैसे शुरू हो रही है, ये जॉफ्री चौसर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स. इसमें जनरल प्रोलॉग है, उसमें बताया गया कितने पिलग्रिमेज हैं, वो इस तरह से एक श्राइन के लिए वहाँ जा रहे हैं, इतने लोग हैं, सबको दो दो स्टोरी बोलनी है, दो जाते टाइम दो आते टाइम, जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी उसको रिवार्ड मिलेगा. तो इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रोलॉग में, जो आगे वर्क होगा उसके बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में,
Pun. Pun is a literary device that is also known as play on words. Pun involve words with similar or identical sound but with different meaning. पन में क्या होता है कि या तो उनकी साउंड सेम होगी, या वो वर्ड साउंड सेम हो सकती है, या फिर उनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, जैसे कैसे लिखे जाते हैं साउंड में। जैसे टेल हो गया, TAIL टेल हो गया, एक तो ये हो गया, और एक ये टेल हो गया, TALE। ये टेल तो स्टोरी हो गया, और ये टेल पूंछ हो गया। तो एक तरह से अगर इनमें जो कन्फ्यूज़न होता है उसी को पन बोलते हैं। एक जैसे बैंक हो गया, इनका तो स्पेलिंग भी सेम है। बैंक एक तो जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, और एक बैंक जो रिवर का होता है। इनमें स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम है। ऊपर वालों में सिर्फ साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वार्टिन। क्वार्टिन क्या होता है? 4 लाइन स्टेंजा होता है। कोई भी पोइट्री है उसमें 4 लाइन होंगी, या तो वो 4 लाइन की पोइट्री ख़त्म ही हो जाएगी, सिर्फ 4 लाइन की होगी, या फिर एक बहुत लंबी पोएम होगी जिसमें 4 लाइन के स्टेंजा होंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। या तो एक लाइन में कई सारे 4 लाइन के स्टेंजा हैं, या पोइट्री ही 4 लाइन की है, उसको बोलते हैं क्वार्टन। नेक्स्ट है रीफ्रेन। रीफ्रेन एक तरह से, जैसे ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले ये लाइन होगी, इट इज़ मैजिकल यस दिस लाइफ दैट आई लिव। फिर ये 2 लाइन और होगी, और लास्ट में फिर इसी लाइन को रिपीट कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, फिर 2 4 लाइन और होंगी, फिर इसी को रिपीट कर दिया जाएगा, फिर से 2 4 लाइन्स और होंगी, फिर इसी को रिपीट किया जाएगा। ये जो रिपीटेशन होता है ना, इसी को रिफ्रेन बोलते हैं। In literature, refrain are repeated section of text in poetry. A writer will select a section of text that is extra importance. इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज होता है, या उसको बहुत अच्छी लगती है, अच्छे से कंपोज की हुई होती है, इसीलिए इसको ये बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट है रेटोरिक। रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक इज यूज्ड इन स्पीच एंड राइटिंग टू मेक ए स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस या रीडर। एक रेटोरिक होता है, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। दोनों में फ़र्क होता है। रेटोरिक होता है वो तो जो भी उसका मीनिंग निकलेगा उसको एक्सप्लेन करता है, और जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो उसको शॉर्ट कर देता है, एक तरह से ऑल्टर कर देता है उसके मीनिंग को। रेटोरिक और फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये दोनों ही इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए होते हैं ऑडियंस पे या रीडर पे। पर जो रेटोरिक होता है, वो जो रीडर होता है उसको कन्विंस, उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है उसको कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना या मोटिवेट करना। और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो तो सिंपल उसका मीनिंग एक तरह से ऑल्टर करके बताता है। जैसे एक मेटाफर है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच ही है। इसमें बताया गया है कि ही इज़ अ टाइगर। ही इज़ अ टाइगर मतलब एक मेटाफर यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो एक ब्रेव है, बस सिंपली ही इज़ ब्रेव। लेकिन जो रेटोरिक का एग्जांपल है, जैसे हाउ डिड दिस इडियट गेट इलेक्टेड, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल तो ये कि कैसे इलेक्ट हो गया। तो उस एक्सप्लेन इसमें शॉर्ट वे नहीं है। इसका मतलब ये कि उसमें कोई क्वालिटीज ही नहीं है और बिल्कुल इडियट सा पर्सन है, तो ये कैसे इलेक्ट हो सकता है एक तरह से। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बस मीनिंग को ऑल्टर कर दिया गया है। राइम रॉयल। राइम रॉयल स्टैंजा 7 लाइन होते हैं। राइम स्कीम होती है ABABBCC। इनको राइम रॉयल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड थे, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, तो इसीलिए इनको राइम रॉयल बोला जाता है। मतलब एक रॉयल पर्सन थे, जेम्स फर्स्ट थे, राजा थे स्कॉटलैंड के, तो उन्होंने इसको यूज़ किया, तो इसी के नाम पे इनको रख दिया गया कि राइम रॉयल स्टैंजा। नेक्स्ट है रिदम। रिदम एक तरह से धुन ही होती है। रिदम धुन कम्स फ्रॉम ए ग्रीक meaning measured motion. It is the pattern of stress in poetic writing. Writer use various type of rhythms and numbers of syllable in order to create these patterns. मतलब जैसे धुन होती है, मतलब साउंड का मूवमेंट होता है एक तरह से। आयमिक पेंटामीटर हो गया, ट्रोकोइक हो गया, जो भी है, ये अलग अलग टाइप के हैं, ये रिदम ही होती हैं। साउंड का मूवमेंट कैसे होता है उसी को रिदम बोलते हैं। राइजिंग एक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी स्टोरी है उसकी पहले बिगनिंग होगी शुरू से, फिर राइजिंग एक्शन होगा, फिर क्लाइमैक्स आ जाएगा, फिर फॉलिंग एक्शन होगा, और फिर एंड हो जाएगा। तो राइजिंग एक्शन क्या होता है? इसमें इज अ प्लॉट इन ए सीरीज ऑफ रिलेवेंट इंसिडेंट दैट क्रिएट सस्पेंस हो जाता है, इंटरेस्ट, टेंशन। जैसे किसी को भी हीरो को ऐसे बोल दिया जाता है जो विलन होता है कि इसको ले जाओ और इसको वहाँ जाके ख़त्म कर दो, तो ये ख़त्म करना एक तरह से क्लाइमैक्स पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो ख़त्म नहीं होता है, वो किसी तरह से बच जाता है और फिर वो अपना बदला वापस लेता है। तो जो क्लाइमैक्स होता है एक तरह से वही राइजिंग एक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टोरी में, एक टेंशन लाने के लिए, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है रोमन एक्लेफ।
is a novel in which real people, places, or events appear with fictitious names or details, blurring the line between fiction और नॉन फिक्शन। भी एक तरह से जो फिक्शन और नॉन फिक्शन के लाइन के बीच की जो लाइन है उसको ब्लर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे शेक्सपियर के बारे में कोई लिख रहा है तो उसने एक वर्क लिखा, सब कुछ वो शेक्सपियर के बारे में ही लिख रहा है पर उसका नाम नहीं यूज कर रहा, कुछ ऐसा हिंट वो रीडर को दे रहा है जिससे वो समझ तो जाएगा कि ये वर्क शेक्सपियर के बारे में ही है, पर डायरेक्ट उसमें कुछ भी शेक्सपियर का नाम पुट नहीं किया जाता है। रोमन एक क्लैफ मतलब एक हिंट। तो वो वर्क तो एक तरह से फिक्शन हो गया और नॉन फिक्शन भी हो गया एक तरह से। शेक्सपियर के बारे में है तो शेक्सपियर के बारे में अगर कोई लिखेगा, एक मतलब ट्रू स्टोरी हो गई तो वो एक नॉन फिक्शन का पार्ट हो गया, लेकिन वो उसका नाम नहीं ले रहा है इसीलिए उसको फिक्शन के पार्ट में भी माना जाता है। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज़ नॉट रिलेटेड टू रोमांटिक, मतलब जो हार्ट फ्लावर उससे रिलेटेड नहीं है, ये लव। इंस्टेड लिटरेरी रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ पर्टिकुलर वे ऑफ व्यूइंग नेचर, कि नेचर को कैसे देखते हैं लिटरेचर में, सोसाइटी, इंडिविजुअलिटी, मतलब एक तरह से अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन्स फोकस ऑन रीजन साइंस। उससे पहले क्या था कि उससे पहले साइंस पे फोकस था, मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, रीजन थे, एज ऑफ रीजन आया था ना। द रोमांटिक्स emphasized society's return to nature and living a rustic life. The romantics carved emotion, experience, and feeling. They celebrated the uniqueness and impermanence of every human life by living their lives through emotional experiences. इसमें क्या था कि ह्यूमन के जो इमोशन है, एक्सपीरियंस है, फीलिंग है, उसको प्रेजेंट किया जाता है और नेचर का बहुत यूज़ था इसके अंदर। ह्यूमन को नेचर के पास एक तरह से लेके जाना, रिटर्न टू नेचर, तो इसी को रोमांटिसिज्म कहते हैं। जो वर्ड्सवर्थ का लायरिक बैलेड पब्लिश हुआ था 1908 में, तो उसी टाइम इसकी शुरुआत हुई थी रोमांटिसिज्म की। और ये आई थिंक 1850 तक चला था। 1798 में ये लिरिक बैलेड आया था 1798 में, और इसका अलग अलग है, कोई इसको 1850 तक बोलता है, कोई इसको 1833 तक ही ख़त्म कर देता है रोमांटिक पीरियड को। इसके प्रोमिनेंट राइटर थे जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीबी शेली और मैरी शेली। नेक्स्ट है सटायर। सटायर इज लिटरेचर Satire in literature is a type of social commentary. Writers use exaggeration, irony, and other devices to poke fun of a particular leader, a social custom or tradition. इसमें क्या होता है कि या तो कोई पॉलिटिकल लीडर को मॉक किया जाता है, उस पर कमेंट किया जाता है, या फिर कोई सोशल कस्टम होता है, या फिर ट्रेडिशन होता है, मतलब सुधार के लिए। सटायर का मतलब होता है एक तरह से इम्प्रूवमेंट। कोई सोशल कस्टम है वो एक तरह से नुकसान ही दे रहा है सोसाइटी को हार्म हो रहा है, कोई भी ट्रेडिशन है उससे, तो उसमें सुधार के लिए उस पर कमेंट किया जाता है। सटायर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होरेशियन सटायर, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, एक तरह से नॉर्मल सोशल कमेंट्री की तरह होता है, ये मतलब हर्ट नहीं करता, उसको सिर्फ प्रेजेंट करता है, एक तरह से हर्ट नहीं करता। जो जेन ऑस्टन का नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये उस टाइम जो सोसाइटी थी, लड़कियों की परवरिश थी, जैसे वो सिर्फ एक मैरिज के बारे में सोचना, या लड़का है वो क्या सोचता है, सोसाइटी को उस टाइम को सिर्फ प्रेजेंट किया गया था इन अ माइल्ड वे। नेक्स्ट है जुवेनेलियन सटायर, ये तो शार्प होता है और डायरेक्ट होता है, इसमें लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। जो उसका जोनाथन स्विफ्ट का था मॉडेस्ट प्रपोजल, वो जुवेनाइल सटायर में माना जाता है। उसमें उन्होंने एडवाइस दिया था आयरिश पीपल को कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बेच दो, अपर क्लास लोगों को, जो इंग्लिश रिच पीपल है उनको खाने के लिए, इससे आप रिच हो जाओगे और उनको बहुत टेस्टी फूड मिल जाएगा एक तरह से। ये इसी को जुवेनेलियन सटायर बोला जाता है। एक तीसरा है मैनिपियन सटायर। मैनिपियन सटायर क्या होता है, ये भी होरेशियन सटायर की तरह ही थोड़ा सा माइल्ड होता है, इसमें कॉमिक होता है, लाइट होता है और सोसाइटी को ही दिखाया जाता है इसमें। जैसे ये लेविस कैरोल का एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड है, इसमें अपर क्लास सोसाइटी को एक तरह से सटायर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज 140 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like and subscribe the channel. Thank you for watching.